हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप आईआईटी के हो, चाहे नीट के हो या चाहे बोर्ड में, जानते हैं कि एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से फिक्स है। अच्छा, और यह इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें इसका जो क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी आपका केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो कभी कभी तो देखिए, अभी लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था और वह क्वेश्चन इसमें भी था, रेडियो एक्टिविटी में भी था, और इसमें रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी था और फिजिक्स में भी था। तो फिलहाल रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा? चलिए, तो राइट द हेडिंग रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो क्या है रेडियो एक्टिविटी? आइए देखा जाए। रेडियो एक्टिविटी कहते किसको है, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यह, P100 फिजिक्स, मैं एसडीपी सर। चलिए, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा? 1896 की बात है ना, 1896 की बात है बेटा। तो 1896 1896 ईस्वी की बात है। क्लियर? तो 1896 की बात है और यूरेनियम का पता साइंटिस्टों को इससे पहले था, 1896 के पहले भी था। तो हेनरी बेक्यूरेल नाम का साइंटिस्ट, हेनरी बेक्यूरेल, तो हेनरी बेक्यूरेल नामक साइंटिस्ट ने यह देखा कि जब कहीं पर भी यूरेनियम रखा रहता है तो अपने चारों तरफ यह एक स्पॉन्टेनियस इमिशन शो करता है। मीन्स कैसे पता चला? तो यूरेनियम था ये, चलिए इसका इन्वेंशन ऐसे हुआ कि जो यूरेनियम की एक रॉड थी जिसको हेनरी बेक्यूरेल ने एक बॉक्स में रिसर्च करने के लिए रखा हुआ था। इसको वहाँ पर एक फोटोग्राफी प्लेट थी, वो भी रखी हुई थी उसी बॉक्स में। और देखा फर्स्ट टाइम कैसे रेडियो एक्टिविटी का पहली बात कैसे पता चला। तो हिस्ट्री जो इसकी वो ये है कि 1896 की बात है, एक बॉक्स के अंदर ये जो यूरेनियम की एक रॉड रखी हुई थी और वहाँ फोटोग्राफी प्लेट भी वहाँ पर संयोग से रखी हुई थी। हेनरी बेक्यूरेल ये देखता है कि वह जो फोटोग्राफी प्लेट है वह प्रभावित हो गई थी। प्रभावित इन द सेंस कि जो फोटोग्राफी प्लेट वाइट हो गई थी। जैसा एक्सरे होता है ना, एक्सरे की प्लेट होती है, ठीक वैसे ही। तो उसका यानी कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो हेनरी बेक्यूरेल सोचने को ये मजबूर हो गए कि जब ये बॉक्स में बंद रखा हुआ है, बाहर के कहीं से रेज आई नहीं, लाइट पड़ी नहीं, कोई रेज इस पर पड़ी नहीं, तो ये कैसे वाइट हुआ, यानी कि फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव कैसे पड़ा। तब इसके तो वहाँ से पहला पॉइंट था कि जहाँ से आप कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का बर्थ, यानी कि टाइम इंस्टेंट, कि कहाँ से रेडियो एक्टिविटी शुरू होती है। तब हेनरी बेक्यूरेल के दिमाग में ये बात आई कि कुछ न कुछ ऐसा है जो यूरेनियम 23892 एटॉमिक नंबर। तो कहा कि यह कुछ न कुछ ऐसा इसमें से निकलता है जो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। एंड आफ्टर सम डेज जब और उसमें रिसर्च किया, जब और उसके अंदर गए और उसकी रिसर्च किया, और तो उसको क्या पाया? तब पाया यह कि उन्होंने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? तब फाइनल कंक्लूजन निकाला कि रेडियो एक्टिविटी, नाम दे दिया उसी को, अचानक उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी, नाम यूं ही दे दिया, इससे पीछे कोई लॉजिक नहीं थी। तो रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। मीन्स अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे आप इस बात को? तो अब आपको करना है डिफाइन किया रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी, यस, तो व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी? सडन, राइट द पॉइंट नाउ, सडन emission of some rays from some elements is called रेडियो एक्टिविटी। तो इसी का नाम दिया उसने रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो उन्होंने नाम इसका रखा था, ये जो सम रेज है ना बेटा, ये सम रेज
तो these rays are called, तो सबसे पहले उन्होंने जो रेज निकली उनका नाम दिया बैकुलर रेज। बैकुलर रेज नाम दिया उन्होंने, ओके, अपने नाम पे ही उसको रख दिया, बैकुलर रेज नाम रख दिया उसमें। तो पहले तो उनको ये पता था कि यह एक ही टाइप की रेज है जो निकल रही है। स्पॉन्टेनियस जो भी इमिशन हुआ उसको नाम दिया उन्होंने रेज। लाइट उसमें पता ही थी तो उसमें लाइट रेज से नाम दिया। अच्छा, तो पहले उन्होंने बोला कि यह बैकुलर रेज है ना, बैकुलर रेज। तो उसी समय आफ्टर सम डेज रदरफोर्ड, हाँ, जिन्होंने न्यूक्लियस का इन्वेंशन किया आगे चलकर, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, रदरफोर्ड ने ये देखा, उसके रदरफोर्ड ने जो रेज निकल रही थी बैकुलर रेज की एनालिसिस किया। तो एनालिसिस डन बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इसकी एनालिसिस किया, किसमें किया, रदरफोर्ड। तो एनालिसिस डन बाय रदरफोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रदरफोर्ड ने इसकी एनालिसिस किया, यानी कि इनको पास करा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, और जो पाया वो क्या था, तो रदरफोर्ड ने जब इसकी एनालिसिस किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखा यह कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था, तो देखा यह कि कुछ तो लेफ्ट हैंड रेज मुड़ जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ सीधे स्ट्रेट पार चली जा रही हैं, और कुछ जस्ट एंटी बिहेवियर शो कर रही हैं, तब रदरफोर्ड ने इस एनालिसिस, अच्छा, और यह एक बार देखा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर देखा मैग्नेटिक फील्ड में, सेम नेचर बिहेवियर शो किया, दोनों ग्राफ एक ही जैसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली आए। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर दोबारा अलग से फिर मैग्नेटिक फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में यह अपने पाथ से डेविएट होती है। तो रिजल्ट क्या मिला कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड also in magnetic field, in electric field and also in magnetic field, some रेज, कुछ रेज ऐसी थी कि जो लेफ्ट हैंड अपने पाथ से डेविएट की, कुछ ऐसी थी जो राइट हैंड डेविएट की जस्ट उसके रिवर्स, और कुछ ऐसी थी जिनमें बिल्कुल ही डेविएशन नहीं हुआ, वह स्ट्रेट पार कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड को, नो डेविएशन। तो जो इधर डेविएट करी उसका नाम रखा अल्फा पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल्स नाम रख दिया गया इसको। बाद में इसकी एनालिसिस से पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज है। जो स्ट्रेट निकल गए उसको नाम दिया गामा रेज, और जो अल्फा के जस्ट अपोजिट गई उसको नाम दिया बीटा रेज। तो अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, यानी
कि रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट था हेनरी बेक्यूरेल, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा नाम रखने वाला साइंटिस्ट कौन था? रदरफोर्ड। तो ये नाम रदरफोर्ड ने रखा। एनालिसिस, और कैसे एनालिसिस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, बार बार एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? तो फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि जो यह स्पॉन्टेनियस इमिशन है, यानी कि जो रेज निकलती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो रेज दो तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नेचर की है, यानी कि एक लेफ्ट मुड़ रही है तो दूसरी राइट मुड़ रही है, यानी कि जस्ट अपोजिट नेचर की है। क्लियर? और उसमें से एक ऐसी है कि जो स्ट्रेट पार्क चली जा रही है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे 3 टाइप की रेज। तो नंबर 1 का नाम दिया गया है, इसका बिहेवियर देखा गया कि पॉजिटिव बिहेवियर शो करती है, इसका नाम रखा गया अल्फा पार्टिकल, दूसरा था बीटा पार्टिकल और तीसरा गामा पार्टिकल। अब सवाल यह है कि यह अल्फा पार्टिकल एक्चुअली बाद में कंक्लूजन क्या निकाला गया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4। हीलियम का न्यूक्लियस है, चूंकि न्यूक्लियस है इसलिए इस पर चार्ज कितना हुआ? ZE ना, मीन्स कि 2E, Z का मान 2 है तो 2E, तो +2E, जहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैसा चार्ज इस पर है? पॉजिटिव। इसका मास नंबर कितना है? 4, यानी कि 4 प्रोटॉन के मास के बराबर है। एक प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका मास निकल गया। गामा रेज, तो गामा रे स्पीड देखा गया, बाद में इसकी एनालिसिस की गई, इसका स्पीड देखा गया, आयोनाइजेशन पावर देखा गया, सबका डिफरेंट स्टडी किया गया। तो मैं अभी सारी बातें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो ये था रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिविटी यदि आपको डिफाइन करना हो कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे? बस एक लाइन, केवल क्या कहना है कि द स्पॉन्टेनियस इमिशन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज द radioactivity process. The process of the radioactivity is the spontaneous emission of alpha, beta and gamma rays. अब यह रेडियोएक्टिव अदर प्रॉपर्टीज क्या हैं? अल्फा की प्रॉपर्टी क्या है, बीटा की प्रॉपर्टी क्या है और गामा की प्रॉपर्टी क्या है? तो आइए चलिए देखा। हाँ, अब यहाँ पर तो मैंने डिस्कस किया कि अल्फा क्या है। चलिए अब गामा क्या है। पाया ये गया कि गामा की स्पीड यही गामा ही मात्र ऐसा है कि जिसकी स्पीड c यानी लाइट की स्पीड के बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। गामा की स्पीड इससे कम है, मीन्स कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है गामा की स्पीड। अच्छा, गामा पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज जैसे है +2E, तो गामा पे चार्ज कितना है? तो -1, यानी कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं -1E0, यानी कि मास नंबर गामा का क्या है? 0, अप्रॉक्स 0, बहुत ही कम, और इलेक्ट्रॉन का मास और -1 चार्ज। तो गामा एक्चुअली कहा जाए कि यह बीटा है ही क्या? तो बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सवाल यह है कि आप कैसे पता करेंगे कि यह जो कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसी रूम में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है कोई, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि हाँ यह इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट से निकला हुआ है, या कि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकला हुआ है, नहीं बीटा है ना। मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। तो बीटा है, तो ये कैसे आप पता करेंगे? तो बीटा जो अब अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को कैसे पता करेंगे कि बीटा है? तो जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ही अधिक होती है, यानी कि यह वेलोसिटी अप्रॉक्स दिस वेलोसिटी, तो 1 से लेकर के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक जिसकी वेलोसिटी लगभग यह होती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिसकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है,
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि वो बीटा पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि यह एनर्जी और यह वेलोसिटी कभी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को प्राप्त नहीं हो सकती। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कभी अपने जब ऑर्बिट को छोड़ता है तो इतनी हायर वेलोसिटी या इतनी हायर एनर्जी उसके पास नहीं होती, वह कम होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। जबकि बीटा की एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होती है। क्लियर? तो उसकी एनर्जी से हम इसको पता कर सकते हैं। अब सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली होता ही क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है। तो देखा हम लोगों ने कि दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब यह है कि रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, इसका नेचर कैसा है, इसका इक्वेशन कैसा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो हम लोग आगे देखते हैं अभी सब कुछ डिटेल में। आइए, अब जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, क्लियर? तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, तो नंबर 1 पहली लाइन लिख दीजिए कि यह न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस मीन्स कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा फ्रॉम न्यूक्लियस। सबका इमिशन चूंकि न्यूक्लियस से होता है, इसीलिए अल्फा, बीटा, गामा, इसीलिए इसको न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं। अब अगला पॉइंट, इनका इमिशन किसी भी बाहरी एक्सटर्नल कॉज पे डिपेंड, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर ना पे डिपेंड नहीं करता। तो रेट ऑफ इमिशन does not depend on any external cause, जैसे प्रेशर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, या टेम्परेचर एक्सेट्रा। मीन्स किसी भी चीज़ पर बाहरी एक्सटर्नल, रेट ऑफ द इमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कॉज, किसी भी बाहरी कारण पर वह डिपेंड नहीं करता। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस बाहरी रीजन से प्रभावित नहीं की जा सकती। नंबर 3, इसकी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस की क्या प्रॉपर्टी है? तो दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉपर्टी। मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि अभी आगे सब कुछ आएगा, अभी तो स्टार्टिंग है, हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो यदि आप 0 जानते हैं अभी रेडियो एक्टिविटी के विषय में, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया जा रहा है, एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। यदि आप 0 जानते हो, नो प्रॉब्लम, 0 से हम लोग कहाँ पहुँचना है, 0 से उस टॉप लेवल पे जहाँ तक आपको ज़रूरत है, यानी कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जहाँ तक ज़रूरत है। एग्ज़ाम या तो नीट है या तो IIT क्वालिफाई करना है, तो जो भी क्वालिफाई करना है बस वहाँ तक, उससे आगे की ज़रूरत है नहीं, रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, अपने क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए। क्वेश्चंस जो भी आपको नीट में IIT में आवे वो तुरंत देखते ही सॉल्व हो जाए। तो मैं अभी पहुंचाऊंगा ऐसे ऐसे मैजिक फार्मूला बताऊंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखते ही आप मार देंगे आंसर। फिलहाल अभी लेकिन पूरी डिटेल थ्योरी क्या है, तो चलिए पूरा डिटेल थ्योरी देखते पहले। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, तो पहला पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस मीन्स क्या कि अल्फा, बीटा, गामा का जो इमिशन है वह न्यूक्लियस से होता है, इसलिए न्यूक्लियर प्रोसेस है। अगला पॉइंट, रेट ऑफ इमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एनी एक्सटर्नल कॉज, यानी कि किसी भी बाहरी कारण पर वह डिपेंड नहीं करता है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है ना, ये सब बाहरी कारण है। तो किसी भी, तो यह बाहरी कारण पर डिपेंड नहीं करता। अगला पॉइंट यह है कि दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस, दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक process. This is the probabilistic process means
इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस मैं कह दिया हूँ कि होता है, तो इसका क्या मतलब निकला? जैसे इसका मतलब ये निकला कि बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर? तो फिर अल्लाह चलिए, आपको नहीं कंफ्यूज होना बेटा, आप P100 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यू आर लकी। चलिए ओके, तो जैसे मान ली कहा जाए कि दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस, तो प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना। आप कहते हैं कि आगे भी आएगा सब कुछ, नंबर वाइज नंबर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप कहते हैं कि हाफ लाइफ टाइम 2 डेज है, इसका क्या मतलब निकला? क्या आज से 2 दिन बाद वो हाफ हो जाएगा सब्सटेंस? नहीं। या जैसे आप एक क्या कह, जैसे मान लीजिए कि अभी इमिशन हुआ, हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, और मान लो कि अभी इमिशन हुआ, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यहाँ फिर इतने घंटे बाद इमिशन होगा? या जैसे मान लो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और हम उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी इमिशन नहीं हुआ था लेकिन 2 घंटे बाद उसमें से इमिशन हुआ, या 10 घंटे बाद इमिशन हुआ, तो क्या पहला बार इमिशन हुआ है तो क्या फिर 10 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 2 साल बाद या जो भी मतलब हाफ लाइफ टाइम हो, तो क्या उतने दिन बाद वह फिर इमिशन होगा ही होगा? नहीं, ये नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस, यानी कि यह केवल एक संभावना व्यक्त करता है, यह एक केवल प्रोबेबिलिटी व्यक्त करता है। मीन्स कि यदि इमिशन का, तो हम हाफ लाइफ कहते हैं कि हाफ लाइफ क्या है, तो हाफ लाइफ यानी कि जब इमिशन होगा तो इतने समय बाद उसका जो अमाउंट इनिशियल है वो हाफ हो जाएगा, ये उसका मतलब होता है। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यदि आपके सामने रखा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है नेचर में, तो वह कब उसमें से अल्फा बीटा गामा का इमिशन होगा आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप पहले से यह नहीं बता सकते हैं कि इसका इमिशन कब होगा, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। संभावना है कि इसमें से इमिशन हो। अब वह इमिशन अभी भी हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है, 2 सेकंड में भी हो सकता है, और 2 साल में भी हो सकता है। क्लियर? और 2 लाइट ईयर्स में भी हो सकता है, यानी कि वो पता नहीं कब होगा। हाँ, तो आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं, हाँ यह रेडियो एक्टिव यदि है तो कभी अल्फा बीटा गामा का इमिशन होगा, लेकिन कब होगा आप एग्जैक्ट टाइम और डेट नहीं बता सकते। इसीलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस इज द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस इज द probabilistic process, means you can only predict, you can only show the probability। आप ये नहीं कह सकते, एग्जैक्ट टाइम और समय नहीं बता सकते। चलिए, तो ये 3 मेन बातें बेटा, कि न्यूक्लियर प्रोसेस है, बाहर के एक्सटर्नल कॉज पे ये डिपेंड नहीं करता, और अगला पॉइंट रहा हम लोगों का कि ये प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस है। और क्या, अब इसका जो इक्वेशन आता है नंबर 4, अभी आगे आएगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे, रदरफोर्ड इक्वेशंस वगैरह हम लोग देखेंगे अभी। तो आगे अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट यह है कि यह इसका जो यह फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होता है, यानी कि यह जो प्रोसेस होता है यह फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, क्यों है, मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा ना। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन या प्रोसेस इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, यानी कि प्रोसेस आप ले सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है। तो दिस इज द रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। आइए अब पॉइंट, अगला पॉइंट, जिसमें से वे सारे के सारे एलिमेंट जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, वे सारे एलिमेंट जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स कि वे सारे के सारे एलिमेंट्स जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो ऑल दोज एलिमेंट्स fixtures radioactive process, radioactive
एक्टिव प्रोसेस। तो जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी, ऑल दोज एलिमेंट्स विच शोज द रेडियो एक्टिव प्रोसेस, उन्हीं को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि जब इन्वेंशन हुआ तो किससे हुआ? यूरेनियम से। लेकिन जस्ट इसके बाद मीन्स कि 1898 में, तो 1898 ईस्वी सन 1988 की बात है बेटा। तो वहाँ पर पियरे, नाम आपने सुना होगा, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा ना, मैडम क्यूरी। तो 1898 की बात है कि पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी का नाम सुना आपने, तो मैडम क्यूरी, ओके, मैडम क्यूरी ने ये दोनों लोग बहुत ही हार्ड लेबर करने के बाद क्या, किसका इन्वेंशन किया? रेडियम का। रेडियम। और ताज्जुब ये कि इन्होंने अप्रॉक्स 30 टन पिच ब्लेंड मीन्स कि यह कोलतार है, एक टाइप का कोलतार जो सड़क पे बनता है, वही वाला, उसी टाइप का। तो 30 टन पिच ब्लेंड का इन्होंने एक्सट्रैक्शन किया इसका, और इससे एक दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पता किया, यानी कि उसका आविष्कार किया। क्या? उसका नाम था रेडियम। तो रेडियम, तो जैसा सोचिए कि 30 टन पिच ब्लेंड कोलतार का एक्सट्रैक्शन किया और उसमें से रेडियम मिला कितना? 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम रेडियम मिला। और ये बात है कब की? 1898 की। तो यह एक नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आविष्कार किया। इसके बाद तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लाइन लग गई ना, तमाम थोरियम, पोलियम और तमाम बहुत सारे एलिमेंट्स आप मिले, और जो जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो फिलहाल ओके बेटा, तो 30, तो यहाँ पर रेडियम का इन्वेंशन किया, और इसके लिए ये पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज। तो 1903 में इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए। और देखा ही गया कि अब जो रेडियम मिला और जो पहले से यूरेनियम था, तो क्या अब दोनों से निकले अल्फा बीटा गामा की स्टडी किया। तो देखा क्या कि दोनों के जो प्रोसेस है, अल्फा बीटा गामा का इमिशन उससे भी हो रहा था, यूरेनियम से भी, अब रेडियम से हो रहा था। लेकिन ये देखा कि जो नया एलिमेंट की खोज की गई, उससे वह यूरेनियम की तुलना में वह 10⁻⁶ टाइम्स, नोट करें सारे पॉइंट्स, तो 10⁻⁶ टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव, 10⁻⁶ टाइम मोर रेडियो एक्टिव, यानी कि जो रेडियम जिसका नया इन्वेंशन किया गया, वह यूरेनियम से 10⁻⁶, मतलब कितना कि 10 लाख गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था। ओके, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए सब लोग? रेडियो एक्टिविटी का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन? रेडियो एक्टिविटी कहाँ से शुरू होती है? तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, P100 फिजिक्स, मैथ्स DP से। बहुत ही आसान है सब कुछ, जीरो से पहुँचिए उस लेवल तक जिसकी आगे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नीट क्वालिफाई करना है, या तो IIT क्वालिफाई करना है, या तो बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। क्लियर? तो मैं सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ठीक, ओके, चलो अब और आगे। अब क्वेश्चन ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो हम लोग देखे ना, दो देखे हम लोग कि यूरेनियम, रेडियम, यूरेनियम में भी फिर आया और आगे इनरिच्ड यूरेनियम,
ये सब क्या है मैं अभी आगे आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन तो क्या जो अल्फ़ा निकल रहा था और जो बीटा निकल रहा था, अल्फ़ा बीटा गामा, तो इनकी प्रॉपर्टी पर अब चलते हैं। तो क्या क्या देखा अभी हम लोगों ने, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। अब तो जो रेज निकलते हैं यानी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, द सडन इमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स, यानी कि अब सम करने की जरूरत नहीं है, अब तो अल्फा बीटा गामा नाम ले सकते हैं, तो क्लियर हो गए उनका नाम क्या है। तो सडन इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम एनी एलिमेंट या फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नोन एज द रेडियो एक्टिव प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी, एंड द सब्सटेंस इज नोन एज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, and all rays which emitted from the nucleus is known as the radioactive rays, alpha beta and gamma. And now the property of alpha beta gamma, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी वेलोसिटी का रेंज क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अल्फा इमिशन। अल्फा इमिशन, अल्फा इमिशन है क्या, अल्फा आया कहाँ से, जानते हैं आप कि ये न्यूक्लियस सपोज करिए यूरेनियम है 92 238 या 92 यूरेनियम है ना, जिसको बोलते हैं एटीनियम, तो यूरेनियम 235 है, सपोज दैट, ये ले लिया जाए या ले लिया जाए, कोई ले लीजिए। जानते हैं कि न्यूक्लियस की साइज, न्यूक्लियस साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस ये अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस कीप इन माइंड 10⁻- ऑर्डर इज सो मच 10⁻⁻15 मीटर, क्लियर। तो अप्रॉक्स दिस इज द साइज, या ऑर्डर है, या अप्रॉक्स दिस इज द ऑर्डर। ओके, अब इसमें जानते हो कि 92 क्या है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर Z बराबर क्या हो गया 92 एटॉमिक, दिस इज द एटॉमिक नंबर। 92 प्रोटॉन्स आर देयर, न्यूक्लियस के अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं। अब जैसा देख लीजिए कि साइज कितना है इसका, साइज कितना है, साइज कितना है इसका, साइज क्या है, साइज क्या है 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर बहुत ही कम हो गया ना, बहुत ही कम हो गया, यानी लगभग कितना हुआ, तो लगभग 1 मिलीमीटर आप ले लीजिए, ले लिया कितना लिया 1 मिलीमीटर ले लिया, उसका 1 करोड़ हिस्सा कर दीजिए 1 मिलीमीटर का, हो गया 1 करोड़ हिस्सा कर दिया, कितना मिला, जो भी मिला आपको कुछ मिला, जो मिला उसका 1 लाख हिस्सा फिर करिए, कर दिया। अब जो पाए हो वही है यह, वही है यह, क्लियर। तो दिस इज सो मच 10⁻15 मीटर, दिस इज द ऑर्डर, यानी फिर से सुनिए क्या बोला हूँ, 1 मिलीमीटर जानते हो 1 सेंटीमीटर है ना, उसका जो 10 हिस्सा छोटे छोटे खाने होते हैं वह 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को 1 करोड़ हिस्सा करो, दो कर दिया, जो पाए हो अब उसका 1 लाख हिस्सा करो, कर दिया। अब जो पाए हो वही है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो दिस इज द साइज। अब जानते हो कि साइज जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की साइज, तो एक्चुअली न्यूक्लियस की साइज फिक्स है ही नहीं, न्यूक्लियस की साइज फिक्स नहीं होती। अभी मैं ये बातें सारी कुछ मैं अभी यहाँ रेडियोएक्टिविटी बता रहा हूँ आपको, इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, अभी पढ़ेंगे बोलो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ाऊंगा, और तब फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की बहुत सारी प्रॉपर्टी। लेकिन चूंकि यह बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोसेस है, लेकिन सब कुछ अलग है, उसमें डीप में न्यूक्लियस में हमको कुछ जानना नहीं है, बस न्यूक्लियस होता क्या बस इतना ही है, बाकी रेडियोएक्टिविटी चैप्टर अलग है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्लियर ये बातें। फिलहाल अल्फा बीटा गामा रेस का इमिशन, तो चलिए ये साइज है न्यूक्लियस की, साइज है न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस की जब साइज है तो चलिए इसके बाद जैसा देखिए ये है साइज, और यह साइज है, तो इसमें क्या है 92 प्रोटॉन्स, यानी कि अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है 92 प्रोटॉन्स दिखाई दे रहा है, 92 प्रोटॉन्स इसमें है, और 92 प्रोटॉन्स है, 238 में से 92 माइनस कर दो, जो भी कुछ आएगा वह किसकी संख्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी न्यूट्रॉन्स की, हो जाएगी 19। तो देखो तो इसमें इतने ए न्यूट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे तो 2 कोई भी ले लिया जाए, 235 भी ले सकते हैं, इसको भी किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए 235 ले लेता हूँ, तो 92 प्रोटॉन से माइनस कर दिया जाए, 5 2 3 हो गया बेटा, और ये 13 हो गया, 9 4 हो गया, ये 143। तो अब ध्यान दीजिएगा 92 तो प्रोटॉन है,
और 5 - 2 कर दो बेटा तो 3 हो गया, और यहाँ पर ये 5 3 हो गया, और 3 है तो यहाँ 13 हो गया, 9 4 हो गया बेटा, और ये 1 तो 143 यदि इसको ले रहा हूँ तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 143 आ रही है। यदि इसको ले रहा हूँ तो इसमें 3 और बढ़ जाएंगे, यानी कि 146 आ रही है। तो 143 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 143 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो हम न्यूक्लियस के जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं डिटेल में आपको सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर 1, तो ये फिलहाल अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, यूरेनियम लिया है एग्जाम्पल, यूरेनियम एक्टिनियम इसका नाम है, यूरेनियम 235, इसको बोलते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। जैसे ना मीन्स कि यूरेनियम 238 से इसको निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। दुनिया की सबसे एक्टिव धातु यही होती है, यह सबसे एक्टिव, इसी नाम पड़ा एक्टिनियम। तो यह एक्टिनियम होती है। तो विश्व की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा एक्टिव ये होती है 235। बहुत सारे कंट्री हैं कि जिनमें इसको इनरिच्ड यूरेनियम उनके पास बन नहीं पाता। अपने यहाँ इंडिया में भी बहुत ही कम ही है, बहुत ही कम बनता है। बहुत ज़्यादा बनाने वाले कंट्रीज हैं, जैसे रसिया है, ये अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो इन लोगों के पास में बहुत सारा संसाधन है यूरेनियम के लिए, इनरिच्ड यूरेनियम यानी कि 235 को बनाने के लिए। ओके, फिलहाल चलो बेटा, तो अब आ जाओ, बाकी चीज़ें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब पढ़ाया जाएगा न्यूक्लियस, तो यहाँ मैं आपको जितनी ज़रूरत है अभी इस चैप्टर में, वहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस? देयर आर 92 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, 92। अब जैसा सोचिए कि 92 प्रोटॉन्स हैं, साइज अभी आपको बताया हूँ। अब तुम सोचो कि उस साइज के अंदर 92 प्रोटॉन्स कैसे पॉसिबल है? कौन सा ऐसा फोर्स है कि जो उस छोटे से साइज में, कितना साइज था भूला तो नहीं अभी, याद है? कौन सी साइज बोलिए फिर से, क्या साइज था? 1 मिलीमीटर का 1 करोड़ हिस्सा पहले करेंगे, जो लास्ट मिलेगा 1 पार्ट लेंगे, उसको फिर 1 लाख हिस्सा करेंगे, जो आएगा उसे कहते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एंड दैट साइज ऑफ द न्यूक्लियस देयर आर 92 प्रोटॉन्स। तो फिलहाल उसकी स्टेबिलिटी कैसे पॉसिबल है? तो विच फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस? कैसे होगा? क्योंकि जानते हो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा होगा? कूलॉम्स रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो जब एक कूलॉम का रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस क्या हो गया होगा? पूरा का पूरा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉसिबल? तो न्यूक्लियस बना कैसे? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हुआ कैसे? तो न्यूक्लियस बना कैसे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है? तो आप जानते हैं, यहाँ पर आप एक आंसर लाइन बोल दीजिए तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिली? न्यूक्लियर एनर्जी। और वह फोर्स कौन सा है जो सभी पार्टिकल्स इतने छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर में बाउंड करके रखा हुआ है? तो दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या देखा आपने यहाँ पे? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, चलिए, हाँ, अब डिटेल है इसका। अब इतने करने से काम तो चलेगा नहीं। दिस इज द वेरी 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 बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी बहुत आपको डीप में जाना होगा, और वो डीप में हम लोग चलेंगे, न्यूक्लियस पढ़ते समय चला जाएगा वहाँ पर। अभी बस इतना ही, क्योंकि हम लोग का पॉइंट दूसरा है। क्लियर हो गए? तो चलिए 2-3 बातें फिर से फटाफट जल्दी से हो जाए। इसमें स्टेबिलिटी कैसे पॉसिबल होती है? न्यूक्लियर फोर्स के कारण स्टेबिलिटी पॉसिबल होगा। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स जानते हैं कि नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द यूनिवर्सल फोर्स। तो नंबर 1 इज द फंडामेंटल फोर्स, नंबर 1 फंडामेंटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड नंबर थर्ड इज द वीक फोर्सेज, एंड नंबर 4 इज द न्यूक्लियर फोर्स। तो देयर आर ओनली 4 फोर्स इन द नेचर। पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में मात्र 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं।
तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में मात्र 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। ओनली देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर, इन द यूनिवर्स। वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज द वीक फोर्सेज एंड फोर्थ इज द न्यूक्लियर फोर्स। तो दिस इज द फोर्थ फंडामेंटल फोर्स, यानी कि यह किसी दूसरे फोर्स से नहीं बना हुआ है, यह खुद का सेल्फ रिलीज होता है। यह है फोर्स। क्लियर? अब सवाल है कि कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है, कितना होता है, रेंज क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। न्यूक्लियस में अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको रेडियो एक्टिविटी सिंपल सा पोर्शन है। क्लियर? किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों में से, तो जल्दी से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद हम चलेंगे न्यूक्लियस पर। ओके, कम ऑन द पॉइंट। ओके बेटा, तो ये क्लियर हो गई, कुछ बातें आपको क्लियर हो गई। अब तो इतने छोटे से स्ट्रक्चर में इतने प्रोटॉन्स, जबकि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा हुआ है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, फिर भी वो बाउंड हैं। तो बाउंड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बाउंड करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और वह जो एनर्जी बाउंड करने के लिए क्रिएट होती है, यानी कि जो एनर्जी इसको बाउंड करके रखे हुए है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो एटम बम का यही सिद्धांत है। यही एनर्जी जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि अब न्यूक्लियस टूटता है, तो जैसे बांध करके रखे हुए हैं, तो जब ये टूटेगा तो अलग हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाती है। और यही बेसिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ही एटम बम का मेन कारण है। यही एनर्जी रिलीज होती है जब न्यूक्लियस टूटता है, यानी कि जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो यही न्यूक्लियर एनर्जी जो हम नाम ले रहे हैं बेटा, यही रिलीज होती है। और कैसे रिलीज होती है, कौन सा फार्मूला होता है? तो आइंस्टीन्स मास इक्विवेलेंस रिलेशन, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। दिस इज द न्यूक्लियर एनर्जी। डेल्टा एम क्या है बेटा? तो डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। ये सारी चीज़ें अभी आपको बाद में आएंगी, सब डिटेल। यहाँ तो मैं जनरल में बस सिंपल वे में बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम लोग का चैप्टर है रेडियोएक्टिविटी, और अभी हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन पूरा डिटेल में विधिवत पढ़ेंगे, पूरा गजब का पढ़ेंगे, वहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर दूँ आपको। तो E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम क्या बेटा? मास डिफेक्ट, यानी कि डेल्टा एम मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मीन सो मच मास व्हेन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सो मच एनर्जी विल रिलीज्ड इन द नेचर। E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, सो मच जूल्स एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एंड C क्या है? C इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द लाइट। एंड M इज द मास डिफेक्ट, E इज सो मच, डेल्टा एम सी स्क्वायर, दिस विल बी एनर्जी। मीन्स कि इतना एनर्जी इसके अंदर है, इस न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी ऑलरेडी है। और यही एनर्जी सभी न्यूक्लियंस को, यानी कि सभी प्रोटॉन्स और सभी न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखे हुए हैं। तो जब ये न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज हो जाएगी स्पेस में। और यही कहते हैं कि एटम बम। तो एटम बम कैसे काम करता है, एटम बम क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एनर्जी कहाँ से आती है, टेम्परेचर कितना क्रिएट होता है, तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा, हम लोग अभी सब आएगा आगे न्यूक्लियस में। फिलहाल ओके बेटा, तो चलिए फिलहाल हम लोग की बात हो रही थी किससे? अल्फा इमिशन की हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द अल्फा इमिशन। व्हाट इज द अल्फा इमिशन? अल्फा इमिशन क्यों होता है, कहाँ से आया अल्फा? अब सवाल ये है कि ये अल्फा, चलिए इतना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब फिर से आ जाइए अपने पॉइंट पर। हमारा पॉइंट था, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस का, डिटेल हम लोग बाद में भी देखेंगे। अब आ जाइए, अल्फा बना कैसे, अल्फा आया कहाँ से, बीटा बना कैसे, गामा बना कैसे, गामा बना कैसे। चलिए सपोज करिए कि यह यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, यह इसके अंदर क्या है, कैसे है, सब कुछ डिटेल आपको पता हो गया, सब मालूम है आपको। अब यहाँ पर जब कभी भी, हाँ क्या, जब कभी भी वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे तो बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, है कि नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं।
बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, कितने 92 अभी यूरेनियम का हम लोग ले तो जब कभी भी यहाँ पर लाइन ऐसे नहीं बनी होती। और हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो अभी पढ़ेंगे तो हम लोग बाद में डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट फिक्स। न्यूक्लियस की कोई साइज फिक्स नहीं होती, जानते हो इसकी साइज फिक्स नहीं होती। जहाँ पर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस का सेंटर, तो यदि सेंटर की मैक्सिमम डेंसिटी यदि रो नॉट बेटा, तो जहाँ पर इसकी डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट बाई 2 हो जाता है, वही डिस्टेंस रेडियस कहलाता है न्यूक्लियस का। तो वही डिस्टेंस मीन्स सपोज दिस इज सो मच, रो इक्वल टू रो नॉट बाई 2 becomes here, and रो नॉट इज द maximum density at the central part of the nucleus, then this r is known as the radius of the nucleus. तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि वह यह न्यूक्लियस की साइज नहीं है कि हाँ जैसे फुटबॉल या कोई कुछ भी ऐसे इस टाइप का कोई साइज फिक्स हो, नो, देयर इज नो साइज। तो जहाँ पर डेंसिटी हाफ हो दैट इज द न्यूक्लियस। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर के फिनोमिना होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये सब क्या होते हैं आगे भी सब आएगा। फिलहाल अभी अपने पॉइंट पर आ जाइए, हम लोग पॉइंट पर चल रहे हैं। अभी क्या है अल्फा एमिशन, तो कैसे अल्फा एमिशन हुआ, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं युकावा पोटेंशियल। युकावा साइंटिस्ट, जापान का साइंटिस्ट ना, युकावा, तो युकावा पोटेंशियल। अब यह युकावा पोटेंशियल क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ा जाएगा, वहाँ पर सब कुछ आएगा, फिर बाद में आएगा। तो बस यहाँ पर एक पॉइंट जानी है आप कि युकावा पोटेंशियल, तो वे सारे के सारे न्यूक्लियंस जिनकी एनर्जी युकावा पोटेंशियल के एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि युकावा पोटेंशियल एक बैरियर है जिसके नीचे यदि वहाँ पर जैसे 92 प्रोटॉन्स है ना, तो 92 प्रोटॉन्स में से बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी कुछ होगी, जिनकी एनर्जी कुछ होगी, जिनकी एनर्जी कुछ होगी, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। एक ही न्यूक्लियस में है, एनर्जी लेवल सबका नहीं बराबर है। हाँ, ओवरऑल न्यूक्लियस का भी अभी आएगा, गामा बताऊंगा। तो एक ही न्यूक्लियस के अंदर सभी न्यूक्लियंस की एनर्जी बराबर नहीं होती। वह सेंटर से कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, क्या है, इंटरेक्शन किसके साथ उसका है, हो रहा है, क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। यानी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा सब कुछ। और अभी यहाँ जानने की जरूरत बेटा कि जितने भी अंदर प्रोटॉन्स थे, जितने भी न्यूक्लियंस थे, यानी न्यूक्लियंस में भी किसकी बात हम कर रहे हैं, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी न्यूक्लियंस हैं अंदर ना, जितने भी न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस में कौन, अब ले लिया प्रोटॉन्स, तो जितने भी ऐसे प्रोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी, माइंड हियर व्हाट विल हैपन हियर, तो सपोज करिए कि यह है युकावा पोटेंशियल। तो जितने भी ऐसे न्यूक्लियंस हैं और प्रोटॉन के फॉर्म में है उस समय कि जिनकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। सपोज करिए कि यहाँ पर ऐसे 4 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन हमने बनाया और बाकी सभी प्रोटॉन्स नीचे हैं, युकावा पोटेंशियल के नीचे हैं ये सब। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनकी एनर्जी बहुत ही हाईली एनर्जेटिक हैं, जिनकी एनर्जी युकावा पोटेंशियल की या युकावा एनर्जी से ज़्यादा है। तब होता क्या है वहाँ पर कि ये जो हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन्स हैं कम्स टुगेदर, एनर्जी अधिक है, एनर्जी अधिक होने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, तो कम्स टुगेदर एक ऐसा प्रोबेबिलिटी कभी न कभी बनेगी कि वो एक पास आ जाएंगे। तो ज्यों ही वह एक पास आते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि इसमें से ये एक पास आ गए, सपोज दैट ये एक पास आ गए, तो क्या होगा, सपोज कि क्या होगा। हाँ, एक बात तो पहले और डिस्कस कर दूं, ये सब न्यूक्लियस में आएगा, आपको मिलेगा। तो एक बात और कि यह प्रोटॉन कभी प्रोटॉन होता नहीं,
प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन में कंटिन्यू कन्वर्सिबल होता है, चेंज होता रहता है। प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, किसका? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द पाई मेसन। तो पाई मेसन के एक्सचेंज से प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन में बदलता रहता है। क्लियर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता रहता है कंटिन्यू बाय द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन। क्या, क्यों, कैसे, ये न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस में देखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ? तो जो ही अब वह किस फार्म में है उस समय, इसलिए बोला गया था न्यूक्लियांस। न्यूक्लियांस में सब आ जाते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर जो भी रहते हैं उनको न्यूक्लियांस बोलते हैं। तो न्यूक्लियांस में बेसिकली कौन कौन है? न्यूक्लियांस हमारे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन्स है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। चलिए, जो ही यह ए पास आए, ध्यान देना बेटा, जो ही यह हाईली एनर्जेटिक, यानी कि हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन्स जो ही एक पास आए, इनमें से 4 जो ही ये पास आते हैं, तुरंत ये दूसरे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो तुरंत ही यहाँ पर ये न्यू न्यूक्लियस क्रिएट्स। तुरंत ये एक नया न्यूक्लियस बना देते हैं, एक नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया न्यूक्लियस बना देते हैं। और उसी न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं, अब 4 है ना, तो 2 प्रोटॉन के फॉर्मेशन में हो गए, तो 2He4 कहते हैं, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मीन्स कि हीलियम प्लस। यानी कि इसमें से ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एटम तो बनेगा नहीं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन स्केप कर गए हैं। लग रहा है ना, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हीलियम न्यूक्लियस बना ही, और चूंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्या नाम लेंगे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस के अंदर दूसरा न्यूक्लियस नहीं रह सकता। यानी कि जो साइज इसकी है, हीलियम न्यूक्लियस की जो साइज है, उस साइज का कोई भी पार्टिकल इसके अंदर नहीं रह सकता। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यह चीज़ें बेटा बहुत ही टेक्निकल हैं, सब कुछ उस लेवल पे आपका सिलेबस नहीं है। क्लियर? हाँ, क्योंकि अब हम लोग पढ़े हैं तो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा जब हायर स्टडी जो लोग करते हैं, तो हायर स्टडी ना, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो हायर स्टडी मीन्स कि NSC वगैरह में जो पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर कोई भी आपका परिचित होगा तो पूछिएगा उससे, कोई घर का पढ़ा होगा तो बताएगा आपको कि न्यूक्लियर फिजिक्स की एक पेपर होता है ना। हाँ, पूरा एक पेपर होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियस पढ़ रहे हो उसका एक पेपर होता है। लेकिन उस लेवल पे आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। आपके सिलेबस में तो पूछा जाता है कि मॉडरेटर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर कौन होता है ना, मॉडरेटर का कौन काम करता है। अभी इसी साल जो नीट के एग्ज़ाम में ना, मीन्स लास्ट ईयर, अभी पूछा गया था कि मॉडरेटर, और केमिस्ट्री में भी आया था। खासियत है कि नीट में 2 क्वेश्चन आया ना, कि विच इज़ द गुड मॉडरेटर, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो हाँ, वो मॉडरेटर ही पूछा था। अच्छा, अब वहाँ पर सोचिए, नीट में 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो लेकिन क्या सब क्वेश्चन ऐसे ही थे? नहीं। तो केमिस्ट्री में भी आ जाता है और फिजिक्स में भी आ जाता है ना। अब चाहे IIT का हो चाहे किसी का भी हो, तो लेवल मतलब जैसे कि अपने यहाँ जो नीट का लेवल है या जो IIT का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो पढ़ा हुआ है, MSc से पढ़ा हुआ है, लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत हायर स्टडी हम लोग करते हैं ना, बहुत ही हायर स्टडी, ठीक है। और लेकिन वहाँ उन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो जितना सिलेबस आपका है, जहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो सीधे अपने सिलेबस का पिन पॉइंट फोकस अपने सिलेबस पर, वो तैयार है ज़बरदस्त। ओके, फिलहाल कम ऑन द पॉइंट। तो अब यहाँ पर हाँ, तो फिर हम लोग बात कर रहे थे कि हीलियम का बन गया, और ये हीलियम क्या हुआ? हीलियम का न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम बोलेंगे, नॉट हीलियम। तो न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम बना, और ये तुरंत इससे यहाँ से इमिट कर गया। क्लियर? क्या इमिट किया? 2He4 ना, न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस है, मीन्स ऐसे कहें हीलियम प्लस, ये बेस्ट है।
तो यस, इमिट कर गया तुरंत ही, हीलियम का न्यूक्लियस इमिट कर गया, और इसी को नाम दिया हम लोगों ने क्या, अल्फा पार्टिकल्स। क्या नाम दिया इसी को, अल्फा पार्टिकल्स नाम दिया इसी को, दिस इज द अल्फा। तो नाउ द क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्शंस या ऑफ द इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का मैकेनिज्म क्या था, बना कैसे, निकला कैसे न्यूक्लियस से। क्लियर हो गया, यानी कि सीधे शब्दों में कह दिया, आइए एक भाषा एक लाइन में बोल दिया जाए, क्या क्या एक लाइन में, अल्फा का इमिशन कैसे हुआ। तो अल्फा का इमिशन ऐसे हुआ क्या, न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिनकी एनर्जी, वे सारे न्यूक्लियंस जो प्रोटॉन के फॉर्म में किसी इंस्टेंट रहते हैं, क्योंकि जानते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में पाई में सान के एक्सचेंज के कारण कन्वर्सिबल होते हैं, बार बार बदलते रहते हैं फास्ट, और उसी एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है। कैसे होता है बाद में ना, अभी पॉइंट पर आओ। तो वे प्रोटॉन्स जिनकी एनर्जी यूकावा एनर्जी यानी कि यूकावा पोटेंशियल से ज़्यादा होती है, एंड एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट व्हेन कम्स टुगेदर, एक पास आ जाते हैं, तो वह एक जॉइंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं हाई एनर्जी के कारण, और वह जो साइज होती है वह साइज न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकती, वह साइज न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकती। क्लियर, और वह तुरंत ही बनते ही वह न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये न्यूक्लियस से बनते ही ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं, और इसी को कहते हैं जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसी का नाम दिया क्या, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा ऐसे बना। अब जब अल्फा ऐसे बना तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, और इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, इस पर कैसा चार्ज तो पता ही चल गया, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ बातें फटाफट नोट करो कॉपी में। क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में मूव करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रभावित होगा कि नहीं, पक्का होगा, 100% होगा। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करेगा, एक्सीलरेट हो जाएगा उस दिशा में। श्योर, चलो अगला पॉइंट। अब यह मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होगा कि नहीं, श्योर होगा, पक्का होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। आज जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो दो चांसेस होती हैं। जब पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो दो चांसेस होती हैं। नंबर फर्स्ट केस क्या हुआ कि जब वह मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करता है, तो जानते हो कि वहीं पर सर्किल का फॉर्मेशन करता है, सर्कुलर मोशन बनाता है, और जिसका रेडियस r बराबर mv/qb होता है, और टाइम पीरियड t बराबर 2πm/qb होता है। याद होगा आपको अच्छी तरह से सब कुछ, पीछे मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे, ज़बरदस्त पढ़े होंगे आप, श्योर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जल्दी से पढ़ डालो उसको। तो अच्छा, अब यही अल्फा यानी अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो दो चांसेस। पहली चांस क्या कि सर्कुलर मोशन करे, वहीं पर सर्किल बनावे, रिवॉल्व करे। ऐसा कब होगा, जब 90 डिग्री पर इंटर किया होगा। किसके 90 डिग्री पर, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर। और अगला केस क्या हो सकता है, नंबर 2 केस, कि जब वह एंगल बनाता हुआ इंटर करे मैग्नेटिक फील्ड पर, तब क्या होगा, तो जब एंगल बनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। पढ़े हैं सब, मैग्नेटिज्म की पार्ट है, सब कुछ मैग्नेटिज्म की बात हो रही है। तो इसे दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा v cos थीटा और बन जाएगा v sin थीटा। तो v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, और v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में v cos थीटा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v sin थीटा। तो अब एक कंपोनेंट v sin थीटा परपेंडिकुलर है तो वह फिर सर्कुलर मोशन करा दिया, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, तो जानते हो कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है F बराबर QV sin थीटा, और साइन 0 हो गया उसी दिशा में, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 मीन्स 0, फोर्स विल बी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कोई फोर्स नहीं लगता, इसीलिए जब कोई फोर्स नहीं रहता तो वह लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। यानी फाइनल आंसर
यानी कि अब वह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल डायरेक्शन में वह सर्कुलर मोशन करता रहेगा। तो सर्कुलर मोशन करता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा, यानी क्या बनेगा? हेलिक्स। तो कैसा मोशन? हेलिकल मोशन। इसी को कहते हैं हेलिकल मोशन या हेलिक्स का फॉर्मेशन। तो अल्फा पार्टिकल, तो जब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा तब क्या हुआ? जब अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा तब क्या हुआ? अब अगला पॉइंट, अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी। अब अगला पॉइंट, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे अभी जैसे ले लिया जाए यूरेनियम। तो यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल यूरेनियम से निकला, दूसरा सपोज करो कि रेडियम से निकला ना, और तीसरा सपोज करो कि थोरियम से निकला, तो या पोलोनियम से निकला। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो क्या सभी अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक ही होती है या कि डिफरेंट होती है? एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स? देखो, तो वेलोसिटी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स v कहाँ से कहाँ तक? 1.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड टू 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। नाउ द क्वेश्चन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बोल दिया गया, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नॉट फिक्स, यह फिक्स नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है। 1.4 से 1.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से लेकर के 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब कि वो रेंज फिक्स, वेलोसिटी फिक्स नहीं है। क्लियर? तो इस रेंज के बीच वेरी करती है। तो ये तो बात श्योर है। अच्छा, अब क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपसे यदि आपसे पूछा जाए, ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएंगे, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर है। अब ये आपसे पूछा गया कि किसी एक न्यूक्लियस से निकलने वाले सारे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी होती है यहाँ से यहाँ तक, केवल यह, इसके बीच कोई भी रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स, फिर से सुनिए, एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले सारे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है या कि एक होती है? सोचिए। तो एक न्यूक्लियस से निकलने वाले सारे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी एक होती है, कांस्टेंट होती है। तो all alpha particles emitted from same nucleus, all alpha particles emitted from same nucleus have same velocity। बहुत ही सिंपल बेटा, याद रहे सर, सेम वेलोसिटी और यहाँ पर सेम न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस से जितने भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, सबकी वेलोसिटी एक ही होगी। बट, तो ये रेंज कहाँ से किसके लिए था? बट इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट। तो लिख दीजिए, बट इट विल बी different for different nucleus, यानी कि जब डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो वही 1.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है या यूरेनियम के लिए, और 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है पोलोनियम के लिए। तो दिस इज द रेंज, और इसी के बीच में सारी वेलोसिटी, अल्फा रेंज की सारी वेलोसिटी पाई जाती है, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए पाई जाती है वेलोसिटी। ये रेंज है इनका। तो की पॉइंट क्या रहा? सेम न्यूक्लियस सेम वेलोसिटी, डिफरेंट न्यूक्लियस डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ द अल्फा। ओके, अब बात रही अल्फा मीन्स अल्फा पार्टिकल, और अन्य अदर क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द अल्फा। तो
तो पेनिट्रेटिंग पावर जानते हो कि पेनिट्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। यानी यदि एनर्जी ज़्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, और यदि एनर्जी कम है तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगा। क्लियर? तो इसके लिए गीजर इक्वेशन, तो आ जाइए पेनिट्रेटिंग पावर की बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, अब वहां पे पॉइंट एक नोट करिएगा, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। Keep in mind, range are directly proportional to V cube. Number first, this is a very, very fantastic equation. And according to Gauge's law, are proportional to या are equal to B e power 3/2. This is the Gauge's law. तो दो इक्वेशन याद रहे बेटा। रेंज, अल्फा पार्टिकल का रेंज कैसे बदलता है? तो अल्फा पार्टिकल का रेंज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। यदि वेलोसिटी के फॉर्म में देखा जाए तो इसका इक्वेशन है आर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। और यदि गीजर्स लॉ इसको बोलते हैं, और यदि गीजर्स लॉ से देखा जाए तो आर इक्वल टू बी ई पावर 3, वेयर बी इज द कांस्टेंट, बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड ई इक्वल टू एनर्जी, तो बात रही यहाँ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी रेंज है बेटा, ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल या रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब बेटा चलो ये रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, तो रेंज, पहले तो रेंज देख लिया जाए, रेंज क्या होता है। अब बात रही पेनिट्रेटिंग पावर। हाँ, अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर दूँ पहले। हाँ बेटा, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर से कम होता है। यानी कि मान के चलिए कि लगभग जब भी कभी इसका रेंज होगा अल्फा पार्टिकल का तो लेस देन 10 सेंटीमीटर, तो रेंज इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। रेंज मीन्स कि रेंज इसका 10 सेंटीमीटर से कम होता है अल्फा पार्टिकल का रेंज। मीन्स जहाँ क्रिएट होगा वह 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा उसका रेंज। अब अगला पॉइंट, बात रही पेनिट्रेटिंग पावर की। पेनिट्रेटिंग पावर यह रेंज बता रहा है बेटा, रेंज कहाँ तक जाएगा, कितना दूर जाएगा। और पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि किसी सब्सटेंस में इसके भेदने की क्षमता कितनी है। तो पेनिट्रेटिंग पावर इज मिनिमम, तो लिख दीजिए कि अगला पॉइंट कर दीजिए पेनिट्रेटिंग पावर, तो ये क्या है? मिनिमम है। अब सवाल है कि मिनिमम किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? तो बस अरे आपके पास दो ही है, तो है बीटा और गामा, तो जब भी कंपेयर करेंगे तो आप बीटा और गामा से करेंगे, और किससे करेंगे? तो लेस देन, तो दिस इज द मिनिमम, यानी कि सबसे कम एनर्जी इसके पास होती है, एनर्जी कंटेंट सबसे कम है इसके पास, इसलिए इसके भेदने की क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। अब मैक्सिमम किसका है? तो जब उसका नाम, तो मैक्सिमम किसका है? तो चलिए मैक्सिमम किसका हो सकता है? सोचो, गामा रेज। हाँ, अगला पॉइंट आ जाओ, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। तो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी किसकी क्या है बेटा? तो यह चूंकि इसकी स्पीड सबसे कम है, क्योंकि इससे यानी कि अल्फा से ज़्यादा स्पीड है बीटा की, और बीटा से भी ज़्यादा स्पीड है गामा की। तो किसकी स्पीड सबसे कम हुई? स्पीड सबसे कम हुई अल्फा की। चूँकि अल्फा की स्पीड सबसे कम है, तो जब यह मीडियम में, एयर में ट्रेवल करती है, अल्फा पार्टिकल जब मीडियम में ट्रेवल करता है तो कम स्पीड के कारण, क्या, फिर से वो सुनिए, कम स्पीड के कारण या मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में, एयर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में अधिक देर तक रहता है। अधिक देर का रहने के कारण क्या करता है? इंटरैक्शन ज़्यादा होता है। जब इंटरैक्शन ज़्यादा होता है तो आयोनाइजेशन ज़्यादा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन क्या हुआ? रीजन क्या रहा? कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होता है। किसका? अल्फा का सबसे ज़्यादा कांटेक्ट टाइम। क्यों? क्योंकि स्पीड सबसे कम होती है। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन किसका होता है? तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन होता है अल्फा पार्टिकल का। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम,
आयोनाइजेशन सबसे अधिक, रेंज फॉलो दिस लॉ, डिफरेंट एलिमेंट का अल्फा पार्टिकल का स्पीड डिफरेंट, सेम एक ही एलिमेंट से निकलने वाले सभी अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी सेम एक ही रहेगा, बराबर। ओके, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद अभी हम लोग इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं और फिर अभी इसके आगे स्टार्ट किया जाएगा। जस्ट आफ्टर द ब्रेक स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे अभी यहाँ से आगे देखा जाएगा क्या कि अल्फा कैसे बना। अब हम लोग देखेंगे कि बीटा कैसे बना, फिर देखेंगे कि गामा कैसे बना। तो अल्फा बीटा गामा, उसके बाद तो बाकी चीज़ें अभी पूरा चैप्टर ही है। अभी तो ये बेसिक सिंपल इंट्रोडक्शन था। तो अगला एपिसोड रेडियो एक्टिविटी पार्ट 2 ओके अभी तुरंत आने वाला है, तो अच्छी तरह से पढ़िए। पूरा फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चंस लेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर का गारंटी है, देखते ही आप तुरंत मार देंगे फटाफट निशान। लेकिन पहले अभी हम लोग थ्योरी देख लेंगे, तब चला जाएगा न्यूमेरिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।